हेलो शार्क्स। शार्क्स, मैं ना अपने कबाड़ी वाले से बहुत परेशान हूँ। क्या आप भी ये सोच के परेशान होते हैं कि आपके कबाड़ी वाले का कांटा सही पॉइंट करेगा या गलत? उसके दिए हुए रेट्स मार्केट के हिसाब से सही होंगे भी या नहीं? क्या आपका कबाड़ी वाला आपके टाइम के हिसाब से आता है या अपने टाइम के हिसाब से? और तो और, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपका दिया हुआ कबाड़ सही से रिसाइकल होगा भी या नहीं। कबाड़ी वालों को ये नहीं पता होता कि उन्हें रोज काम मिलेगा या नहीं। कस्टमर्स कबाड़ देने के लिए बुला लेते हैं पर फिर खाली हाथ भेज देते हैं। तो शार्क्स, कस्टमर्स और कबाड़ी वालों को ये प्रॉब्लम्स इसलिए फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि ये सेक्टर बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड और निग्लेक्टेड रहा है। और शार्क्स, आपको नहीं लगता कि अगर आजकल किराने वाला भी ऑनलाइन हो गया है तो कबाड़ी वाला क्यों नहीं हो सकता? तो इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए शार्क्स, मैं आपके सामने आया हूँ। मेरा नाम है मुकुल और मैं दिल्ली से हूँ और मैं आपको मिलवाऊंगा एक मॉडर्न डे कबाड़ी वाला से जिसका नाम है स्क्रैप अंकल। ये कबाड़ी वाला आपके घर आवाजें मार के नहीं बल्कि स्क्रैप अंकल ऐप या वेबसाइट के जरिए आता है। ये एकदम ट्रेंड और वेरीफाइड एजेंट है जो आपके एड्रेस पे आके आपके स्क्रैप को 100% एक्यूरेसी के साथ वे करता है और आपको उसकी बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। ये इतना रिस्पॉन्सिबल है कि उस कबाड़ को खुद ही रिसाइकलिंग के लिए भेज देता है और आप इसको अपने घर के लिए ही नहीं अपने ऑफिस या कंपनी का स्क्रैप देने के लिए भी बुला सकते हैं। शार्क्स, पिछले 2 सालों में स्क्रैप अंकल ने दिल्ली एनसीआर रीजन में 22,000 से ज्यादा पिकअप्स कंप्लीट किए हैं, जिससे हमने 14 लाख किलो से ज्यादा स्क्रैप रिसाइकलिंग के लिए भेजा है। हम स्क्रैप अंकल को इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिसाइकलिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। इसके लिए मेरी आपसे आस्क है 60 लाख रुपए की अगेंस्ट 3% इक्विटी। तो शार्क्स, विल यू जॉइन माय हैंड्स टू कट द क्रैप विद स्क्रैप अंकल? वेलकम मुकुल टू शार्क टैंक। थैंक यू। थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड, ये आइडिया कैसे आया, वो भी कबाड़ी वाला इतनी यंग एज में, कोई सोचता नहीं है आप? तो सर, एक्चुअली मैं IIIT दिल्ली से मैंने बीटेक किया है और इससे पहले मेरा ड्रोन्स का स्टार्टअप था। ड्रोन से कबाड़ा? हाँ, तो मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल फ्लिप है। तो वो एक तरह से एक एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट था जिसमें हमें ग्रांट मिली थी लॉकहीड मार्टिन और टाटा ट्रस्ट से। और उसमें एक्चुअली हुआ ये कि मेरे को फाउंडर्स भी मेरी एज के ही थे, तो उन्हें मास्टर्स में इंटरेस्ट था ज़्यादा, तो वो भाग गए। ड्रोन स्टार्टअप चला नहीं। तो फिर हमेशा से स्क्रैप अंकल पे मेरी नज़र थी, मतलब आइडिया था मेरे मन में। तो मेरे को बचपन से रोबोटिक्स में इंटरेस्ट था और मेरे मामा एक स्क्रैप डीलर है, तो मैं उनकी जंक यार्ड में जाके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ढूंढता था अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, रोबोट्स के लिए, और बहुत देर बैठता था वहाँ पे। मेरे लिए तो वो जन्नत थी। ये लिंक मिला ना। फिर मेरे को थोड़ा आइडिया था कि सेक्टर कैसे चलता है। एंड जब मैं दिल्ली मूव किया, मैंने देखा कि ये सब तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे स्विगी, जोमेटो, ये सब। तो मुझे ये लगा कि अभी क्या बचा है जो ऑनलाइन नहीं गया। तो फिर मुझे लगा ये चीज़ अभी बची है जो कि रोजमर्रा में यूज होती है बट अभी ऑनलाइन नहीं गई। तो फिर मैंने रिसर्च करनी शुरू करी, सारी स्क्रैप की मार्केट्स एक्सप्लोर करी और फिर हमने स्क्रैप अंकल शुरू किया। फैमिली क्या कहती है? IIIT बेटा गया, बहुत नाम कमाएगा। आजकल कोई पूछता है तो बोलना पड़ता है कि रद्दी का काम करता है। तो सर, मैं बताता हूँ क्या हुआ कि एक तो जैसे मैंने ड्रोन स्टार्टअप किया, उससे मेरे को अवार्ड्स वगैरह मिले। मैं यूएस भी गया 2 बार, तो उससे उनको ये हो गया था कि समझदार तो है हमारा लड़का, कुछ तो इसको आता है। बट उनको प्रॉब्लम तब हुई कॉलेज के बाद, कबाड़ी वालों को अपने अपार्टमेंट में मूव कर लिया समझने के लिए। तो वो रहते थे आपके पास? वो अभी तक रहते हैं। पूरे डिटेल में समझाओ ये बात। एक्चुअली उसने बताया तो था कि उसे कबाड़ खाने में जन्नत दिखी। फिर वो जन्नत घर पे ले आया। जब हमने स्टार्ट किया तो ऊबर मॉडल पे स्टार्ट किया, जिसमें हमने लोकल कबाड़ी वालों को अपने ऐप पे ऑनबोर्ड कर लिया। ये सिर्फ ऑफलाइन से ऑनलाइन हुआ है, बट जो वेट वाली प्रॉब्लम है, क्वालिटी ऑफ सर्विस वाली प्रॉब्लम है, ऑन डिमांड वाली प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हो रही। फिर कोविड की फर्स्ट वेव में ये रियलाइज हुआ कि ये तो बिल्कुल रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। मतलब वो 4x बढ़ गया उस टाइम पे, क्योंकि लोगों को एक तो घर पे बैठ के खाली डीक्लटर कर रहे थे वो, और उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे कहीं से भी आए वो चल रहा था, तो ऑर्डर्स हमारे बढ़ गए। फिर मेरे को ये भी रियलाइज हुआ कि जो मैंने अपने कंपटीशन को स्टडी किया इस सेक्टर में, तो जो फेलियर्स हैं उसमें मैंने ये देखा कि उन्होंने टेक तो घुसा दिया, बट उनको खुद नहीं आता था ये सेक्टर। मैं उनसे मिला भी, वो ही बोलते थे कि हमें सेक्टर के बारे में तो ज्यादा नहीं पता, बट हमने इसको टेक्नोलॉजी से वो कर दिया, कबाड़ी वाले भी ऑनबोर्ड कर दिया, बट धंधा नहीं पता उनको, कबाड़ी वाला कैसे पैसे कमाता है। तो फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई ये काम करने के लिए घुसना पड़ेगा इसमें। तो मैंने क्या किया,
उनको घुसा दो। दो कबाड़ी वालों को ढूंढा, खुद ही हंस रहा है। उनको हायर किया मैंने। आपने उनको एम्प्लॉय करना था तो उनको घर में रहना क्यों था? मैं सीखूंगा कैसे उनसे, टाइम नहीं था ना, क्योंकि सुबह से शाम तक वो पिकअप्स पे जाएंगे। हाँ। बट मेरे को धंधा समझना है पूरा डेप्थ में, उनसे पूछना है कि क्या प्रॉब्लम्स हुई आपको आज पूरे दिन में, कस्टमर्स ने क्या बोला, कस्टमर्स को सर्विस कैसी लगी। उसके लिए टाइम चाहिए। रात को वो 9 बजे आ रहे हैं तो वो टाइम मैं डिनर टाइम पे निकालता था। भाई दाद तो देनी पड़ेगी यार। अमेजिंग। आप पागल हो या आप बहुत होशियार हो, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ सर, रहा, लेकिन दाद देनी पड़ेगी। एक काम करोगे, इसका वैल्यू चेन समझाओगे और ये साइकिल में कौन कितना पैसा बनाता है तो समझा होता सकते? क्या है कि नॉर्मल साइकिल वाला कबाड़ी वाला हमारे घर के आसपास आता है, वो कबाड़ खरीदता है और वो आगे एक एग्रीगेटर को बेचता है। एग्रीगेटर तक सब कुछ मिक्स्ड रहता है, मतलब वो कबाड़ी से मिक्स कबाड़ खरीद लेता है। फिर बिग एग्रीगेटर्स होते हैं जो सिर्फ एक चीज का काम करते हैं, जैसे पेपर वाला सिर्फ पेपर लेगा और लोहे वाला सिर्फ लोहा लेगा। उसके बाद सिर्फ मनी पावर वाले लोग होते हैं जो कि सिर्फ फोन पे काम करके अपने पैसे के उससे, क्योंकि इसमें क्रेडिट का खेल होता है, रिसाइकलर से जो पेमेंट आती है वो लेट आती है। तो हम वो 2-3 प्लेयर्स को हटा रहे हैं जो कौन से 2-3? जो मनी पावर की वजह से बीच में थे। और उसके अलावा कुछ केसेस में अभी हम रिसाइकलर तक पहुंच पाए हैं डायरेक्टली। कौन सी केसेस में आप डायरेक्टली रिसाइकलर तक पहुंच पाए? आयरन और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो वहां तो बहुत पैसे बनते होंगे। सर एवरेज की बात करें तो कस्टमर से लेकर रिसाइकलर तक 45% का है। 45%? हाँ, कस्टमर से लेकर वहां तक का। वाह। मुझे एक बात बताइए, ये जो कबाड़ी वाले थे, ये एक कबाड़ी वाला कितना कमाता था नॉर्मली? जो एक कबाड़ी वाला है वो नॉर्मली 30 से 35 हजार कमा लेता था पहले। बट अभी हमारे साथ जो कलेक्शन पार्टनर्स हैं वो 60 से 70 हजार रुपए महीने कमाते हैं। 60 से 70 हजार रुपए महीना? 60 से 70 हजार महीना। हाँ। आपके लोग ही सारे पिकअप कर रहे हैं, राइट? अभी क्या हुआ कि शुरू में जब हमारे लोग थे, फिर वो हमने डिसकंटिन्यू करके प्योर कलेक्शन पार्टनर्स बनाए, हाँ। जो कि मिनी ट्रक ओनर्स हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग कबाड़ी वाला हो चाहे ना हो। इंडिया में कितने कबाड़ी वाले हैं? आपका अंदाजा क्या होगा? मेरे को दिल्ली का आइडिया है, लगभग बताइए, 12,000 कबाड़ी वाले हैं। 12,000। हाँ, सारे 12,000 कबाड़ी वाले मिला के कितने करोड़ का माल खरीदते हैं? दिल्ली की अगर बात करें तो लगभग 2 बिलियन की मार्केट होगी। आप कह रहे हो 16,000 करोड़ रुपए का माल दिल्ली से उठता है साल का। लेकिन फिर भी देखने जाएं अगर मार्केट साइज के हिसाब से तो काम और बहुत बड़ा होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा क्या रिस्ट्रिक्शन है? सर, एक तो मतलब बूटस्ट्रैप था और मतलब कोई भी एक नया खर्चा बढ़ाते हुए ना बहुत डर लगता था, वो मेंटालिटी की वजह से। हमारा वर्किंग कैपिटल में भी बहुत सारा पैसा फंसा होता है। उसके अलावा शुरू में व्हीकल्स भी खरीदे थे हमने। और आपने ये जो वर्किंग कैपिटल वाली प्रॉब्लम है, क्रेडिट नहीं मिलता, वो कैसे सॉल्व किया? आपने पापा से पैसे लिए या कैसे? नहीं, उसके लिए हमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रांट मिली थी, वो 23 लाख के आसपास थी। वो प्योर ग्रांट है, कोई इक्विटी नहीं दिया आपने? नहीं, 23 लाख प्लस जीएसटी वो ग्रांट थी। बट ये जो आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं, आजकल गवर्नमेंट भी बेटर थोड़ा ऑर्गेनाइज कर रही है इन सबको, और बहुत सारी कंपनीज स्क्रैप में आई हैं, स्क्रैप ट्रेडिंग में। वो क्या करते हैं? तो जो गवर्नमेंट और जो कंपनीज आ रही है उनका फोकस है सारा प्लास्टिक्स, बट कस्टमर को वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए। वो ये नहीं कि सिर्फ प्लास्टिक के लिए किसी को बुला लेगा, ई वेस्ट के लिए अलग को बुला लेगा, उसको सिंगल बंदा चाहिए। और ऐसे ही चलता आ रहा है हमारी कंट्री में जो सप्लाई चेन है। इसका कबाड़ी वाला आता है, सब कुछ ले जाता है। 25 साल की उम्र में आपकी जो क्लैरिटी है, आपको क्या करना है और आपका जो थिंकिंग है, बहुत सॉलिड है। थैंक यू। और ह्यूमिलिटी, यू नो, कि आपको उनसे इतना सीखना है। ऐसा नहीं कि आपको सब आता है। अच्छी बात यह है कि आपने एक ऐसा जॉब जो कबाड़ी वाले का, तो उसको एक इज्जत या औहदा दिया है। यार बट हमें पता क्यों नहीं है लोगों को स्क्रैप अंकल के बारे में? हम तो दिल्ली से आए हैं, हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं है ऐसी चीजों का। हमने फुल टाइम जो स्टार्ट किया वो अगस्त 2020 से किया है, और ज्यादा जो मेरा टाइम इसमें गया है ना, वो समझने में, सीखने में गया है चीजें। यार मेरे को ना कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा अभी तक। मेरे को जल्दी से बता दो कि आप कुछ सेल करते हो नहीं करते हो? हाँ, तो पैसे अभी कमाते हो? हाँ, अभी हमारा मंथली लगभग 27.5 लाख का है, और 20-21 में हमारा 35 लाख का था रेवेन्यू, और 21-22 में लगभग 1.48 करोड़ का था, और इस साल लगभग विल बी हिटिंग 6 करोड़। 27.5 लाख का जो आपने रेवेन्यू बताया, इसमें कोई कॉर्पोरेट है या सारा B2C है? जो 10% रेवेन्यू है वो B2B है। कितने कस्टमर B2C में हम लोग मिले हैं जिनसे कबाड़ा खरीदा? लगभग 1950। इन 2000 कस्टमर ने आपको कैसे ढूंढा कि आप एग्जिस्ट करते हो? आधे तो पेड चैनल्स के थ्रू आए हैं। कितना जैसे आया कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यहाँ पर एक कस्टमर को एक्वायर? 110 रुपए। 110 रुपए। बाकी के जो है हमारा रिटेंशन रेट है लगभग 40 से 50% का। 50% का रिटेंशन रेट है 4 महीने की साइकिल में।
एक बार यूनिट इकोनॉमिक्स समझा दो। 27.5 लाख कमाया अपन ने, हाँ। कहाँ खर्चा किया, क्या प्रॉफिट घर में आया? 20% मार्जिन जो है वो गया पार्टनर की जेब में, 27 लाख का 20%। तो 4-5 लाख गया पार्टनर की जेब हाँ। में और बाकी 15 लाख गया कस्टमर को। हाँ। ये करेक्ट है? बिल्कुल। अब 7 लाख बचा, अब आगे बता दो कोई खर्चा बचा? मार्केटिंग का बता रहे थे इसके बाद आप। मार्केटिंग में 1.25 लाख लगा, 1.25 लाख मार्केटिंग। उसके अलावा लगभग 3.25 लाख की हमारी सैलरी टीम की। उसके अलावा जो हमारा कलेक्शन सेंटर है तो उनके जो सैलरीज है वो लगभग 1.5 लाख के आसपास। तो यार सारे पैसे तो गए, 27 लाख में से 0 बचा आपके पास। हाँ, अभी नो तो प्रॉफिट। आप कैसे बोल रहे थे कि आपको बचता है घर में? नहीं, मैंने बोला था कि 25% का हमारा ग्रॉस मार्जिन है। हम भी हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है। आज हम 27 लाख का धंधा कर रहे हैं, बट जब हम 1 करोड़ का धंधा करेंगे तो जो हमारे खर्चे हैं वो उतने नहीं बड़े होंगे। चल ठीक है, मैंने अपना डिसीजन बना लिया, मैं बताता हूँ। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि कबाड़ से भी बिजनेस इतना अच्छा बन सकता है। जब आप आए थे ना, मैंने सोचा यार क्या बिजनेस है, मतलब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। मैं आज समझ गया हूँ कि इसका भी बिजनेस बन सकता है। और आप बहुत ऑनेस्ट आदमी हैं, मतलब इतनी सच्चाई से सब कुछ बताना है, कुछ डरना नहीं कि दुनिया क्या सोचेगी, बहुत सही करा। बट मेरे को लगता है कि इस बिजनेस में भी बहुत काम करना पड़ेगा। ऑपरेशनली आपके लिए बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। बिल्कुल। और मैं अभी इससे आउट होना चाहता हूँ, बट हैट्स ऑफ टू योर डिटर्मिनेशन। थैंक यू। तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी जैसे 27 लाख है नहीं, वो तो थोड़ा भाई तुम कमाल के बंदे हो, तो मानना पड़ेगा। 27 लाख का तो था बिजनेस, ठीक है, तो उसमें 7 लाख बचे। बट जब 1 करोड़ का होगा तब भी तो वो 25% बचेगा ना। और वो 1 करोड़ होने में टाइम नहीं है अभी, ज्यादा कोई बड़ा नंबर नहीं है। मान गया, बिल्कुल मान गया। तो जो 25 लाख बचेगा तब हमारा जो ये खर्चा है ना, फिक्स्ड कॉस्ट 3 लाख वाला, ये 3 लाख से 5 लाख हो गया होगा या 6 लाख हो गया बिल्कुल होगा। सही बात है। तो वो बचा हुआ मार्जिन आएगा ना हमारे पास। 1 करोड़ छोड़िए, चलिए आपने 10 करोड़ का धंधा करने लगे आप महीने हाँ, का। हाँ। आपको कहाँ लगता है कहाँ जाके आपकी मार्जिन बनेगी? क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जैसे जैसे आप काम बढ़ाओगे आपके कॉर्पोरेट कॉस्ट बहुत बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, कंपटीशन बढ़ जाएगा, उससे आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ेगा, जो रिपीट आज है इस कारण है कि कंपटीशन नहीं। ठीक है, तो ये 2 प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे? एक प्लेयर है ही नहीं इसके लिए काफी, इसमें आएंगे 2-3 प्लेयर और वो दोनों तीनों प्लेयर बहुत बड़े हो जाएंगे। इतनी सारी मेट्रो सिटीज हैं, इतना सारा स्क्रैप है कि वो और बढ़ना है। मुझे नहीं पता कि ये हर सिटी में एक ऐसा स्क्रैप अंकल किंग बनेगा या आप अकेले पैन इंडिया एक बड़ा बिजनेस बना पाओगे। पर मुझे लगता है आप काफी पैशनेट एंड बहुत क्लैरिटी वाले इंसान हैं। मुझे उस पे बेट करना है, तो मैं आपको ऑफर करती हूँ 30 lakhs इन इक्विटी फॉर 5% ऑफ द बिजनेस, विच इज 6 करोड़ का वैल्यूएशन। एंड उसके अलावा जो आपका वर्किंग कैपिटल है तो 30 lakhs इन डेट एट 12% इंटरेस्ट। आई एम एब्सोल्युटली फैसिनेटेड बाय यू। बहुत कम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जो इतना दिल को छू जाते हैं। पर ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि मुझे दिख नहीं रहा है मैं कहाँ वैल्यू ऐड कर पाऊंगी, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मेरे कार स्क्रैपिंग है एक बिजनेस जो काफी बड़ा हो रहा है, ये आपका ही एक एक्सटेंशन बनेगा। इसमें है सरकार का रेट, अभी शुरू किया है। अभी रिसेंटली हमने एक बहुत बड़े अरे व्हीकल वाह। स्क्रैपर के साथ बहुत टाई अप बढ़िया। किया है। तो ये जो है हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, जहाँ पर 10 साल 15 साल की गाड़ियाँ स्क्रैप होने बिल्कुल। वाली हैं। बिल्कुल। उसी का ही वॉल्यूम इतना ज्यादा होने वाला है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो वही आने वाली हैं गाड़ियाँ जो स्क्रैप होना मैंडेटरी है बाय लॉ। ऑफर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ऑफर में दूंगा विनीता, आपसे बेटर ऑफर ही देंगे, तभी तो वो सुन रहे हैं। मैं कोई डेट वेट में बिलीव नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। 60 लाख रुपए मैं आपको पूरा अपफ्रंट इक्विटी में देना चाहता हूँ। कितने % इक्विटी में? मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभी बिल्कुल बता रहा हूँ। आप लाइफ में कभी 1 मिनट नहीं लेते ना सेलिब्रेट करने के लिए, आप सीधा। तो अभी मैं 60 लाख आपको दे रहा हूँ, मैचिंग विनीता's ऑफर ऑफ 6 करोड़ 10% चाहिए मेरे को, और आप काउंटर दे सकते हो मेरे को। चलो मैंने 8%। कोई ज्ञान व्यान नहीं देना है मेरे को। 60 लाख रुपया। बिडिंग वॉर, बिडिंग एक वॉर। सेकंड रुको, मैं अपना ऑफर रिवाइज कर रहा हूँ। 7% लेऊंगा मैं, 60 लाख 7%। अनुपम से बेटर। मैं आपको 6% 60 लाख 6%। जल्दी बताओ यार, टाइम निकला जाए। तो अब मैं आपको फिर से बताता हूँ, जब तक मैं खत्म होऊंगा ऑफर फिर से रिवाइज हो जाएंगे।
एक ऑफर है 60 लाख 7%, अनुपम का ऑफर है 60 लाख 6%, विनीता अभी चुपचाप सांस ले रही है। देखो मेरा लास्ट एंड फाइनल ऑफर है 60 लाख 5%, 5%। आपने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, मैं आउट हूँ इससे, मुझे नहीं करनी है डील। देखिए ये बिजनेस जो है ये बहुत ऑपरेशनली हैवी है। दूसरी बात ये है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज बहुत छोटा है, तो महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, तो जब भी ये होता है तो ब्रांड लॉयल्टी बहुत मुश्किल हो जाती है। आपने तो बोला वो- था आप ज्ञान नहीं दोगे। मैं भी यही बोलने वाला था। मैंने क्या, मैंने ऑफर दिया है, ज्ञान नहीं दूंगा। अभी ऑफर वापस ले रहा हूँ तो आपको ज्ञान दूंगा। आप बंदे लाजवाब हो, आपको दिल से सलाम, जो काम आपने किया है, आई एम आउट। बहुत बढ़िया। डील पक्की सर। सुपर धन्यवाद। वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कीप रॉकिंग, बहुत बढ़िया लगा ऐसे ग्राउंड। Thank you, Mukul. थैंक यू, You're a really cool dude. थैंक यू सो मच।